नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरल का दौरा है। केरल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु में पीएम करेंगे जनसभा। बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का केरल का दौरा है, जहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि चुनाव को लेकर यहां रणनीति तैयार की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल का दौरा है और इस दौरान बता दें कि जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। और इसके साथ ही बता दें कि कई विकास परियोजना की भी सौगात दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल का दौरा है और बीजेपी के चुनाव की शुरुआत। और इसके साथ ही बता दें कि यहां परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और महान बाला साहिब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नेताजी के साहस, संकल्प और देशभक्ति को याद किया गया और उनके आदर्श आज भी पीढ़ियों को मजबूत भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहिब ठाकरे को भी याद करते हुए कहा कि उनकी तेज बुद्धि, भाषण कला और समाज के प्रति योगदान ने महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया है। उन्होंने कहा कि बाला साहिब के विजन से प्रेरित होकर राज्य की प्रगति में लगातार काम किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में युवाओं और खिलाड़ियों के साथ बजट से पहले सलाह किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बजट तैयार करने से पहले विभिन्न स्टेक होल्डरों से विचार विमर्श कर रही है। सीएम सैनी ने बताया कि उन्होंने उद्योग, टेक्सटाइल, महिलाओं, युवा, स्टार्टअप्स, किसानों और विभिन्न संगठनों के साथ लगातार चर्चा की है। उनका उद्देश्य है कि बजट सभी वर्गों की जरूरतों और सुझावों के अनुरूप तैयार किया जाए। आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार हमने इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, हमने महिला उद्यमियों से और महिलाओं से, और हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे, हमने स्टार्टअप से, आज युवाओं से, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसानों से और हमारे प्रगतिशील किसानों से, और उसके साथ साथ हमने आज विभिन्न संगठनों से भी आज हम बजट पूर्व परामर्श उनसे सुझाव ले रहे हैं, ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो और उनके अनुरूप ये बजट हरियाणा प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च हो। उसको लेकर के विभिन्न हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, हर वर्ष उनके सुझाव आते हैं और उन सुझावों को हम बजट में शामिल करते हैं। उसके अनुरूप बजट को हम तैयार करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, आज युवाओं के आए हैं, युवाओं ने अच्छे सुझाव दिए हैं। और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सबको हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए काम करें। युवा ट्रेड को लेकर ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिनका विराट व्यक्तिगत हर भारतीय के सामने स्वयं प्रकट होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी हम नेताजी का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान उत्पन्न होता है। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा और जोश का संचार किया और उनका व्यक्तिगत हर भारतीय को प्रेरित करता है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, सामाजिक संगठन और नागरिकों ने भी नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है।
और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में रिडक्शन एनडी रेगुलेशन फेज 2 का समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और भी अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक नियमों और जटिलताओं को खत्म कर नागरिकों और उद्यमियों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुधारों को तय समय सीमा में लागू किया जाए ताकि निवेश, उद्योग और आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की कार्य योजना पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही स्थित अरविंद पेलिवन स्टेडियम में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान शिविर 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम उत्थान शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति देना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए और यहां प्रक्रिया भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और मांगों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान और इसके साथ ही यहां मजबूती मिलेगी।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गोवा क्लब अग्निकांड केस में ईडी की रेड देखने को मिली है। लथूरा से बता दें कि जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। दिल्ली में 5 और गोवा में 3 ठिकानों पर रेड। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोवा क्लब को लेकर यहां ईडी की रेड देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अग्निकांड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 5 और गोवा में 3 ठिकानों पर ये रेड देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अग्निकांड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई और मामले से जुड़े ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली में 5 और गोवा के भी ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोवा क्लब अग्निकांड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले से जुड़े ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी लगातार करती हुई नजर आ रही है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार ईडी द्वारा छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोवा क्लब अग्निकांड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले से जुड़े ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 5 और गोवा में 3 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से की जा रही है। ईडी अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी की ओर से अधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। संभल से बड़ी खबर है। 48 घंटे में दूसरी बार सीजीएम बदल दिए गए हैं। आदित्य सिंह का तबादला हुआ है और दीपक कुमार जायसवाल बने हैं नए सीजीएम। आदित्य सिंह को चंदौसी भेज दिया गया है। 2 दिन पहले ही सीजीएम बने थे आदित्य। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दूसरी बार तबादला देखने को मिला है। और इसके साथ ही आदित्य सिंह का तबादला हुआ है। संभल में 48 घंटे में दूसरी बार सीजीएम बदले हैं। और इसके साथ ही आदित्य सिंह का तबादला हुआ है। दीपक कुमार जायसवाल बने हैं सीजीएम। आदित्य सिंह को चंदौसी भेजा गया। 2 दिन पहले ही सीजीएम बने थे आदित्य सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां 48 घंटे में दूसरी बार सीजीएम बदले गए हैं। तबादला हुआ है आदित्य सिंह का। आदित्य सिंह को चंदौसी भेजा गया है। और इसके साथ ही 2 दिन पहले ही सीजीएम बने थे आदित्य। देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में कुछ राहत महसूस हुई है। चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में भारी बारिश के चलते यातायात और सामान्य जीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में वर्षा की संभावना जताई है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और इसके साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौसम ने किस तरह से करवट बदली है। लोगों को जहां एक और राहत मिलती हुई नजर आई है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि यातायात बुरी तरह प्रभावित भी हो रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, जहां ठंड का असर अब और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। रियासी जिले में स्थित वैष्णो देवी भवन पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। इसके साथ ही अनंतनाग जिले में भी बारिश से बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ गिरने के बाद इलाके में चारों ओर बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह डोडा जिले के भलसिया और भद्रवाह क्षेत्रों में घाटी में बर्फबारी हुई, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। बडगाम जिले में भी दोबारा बर्फबारी शुरू होने से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है और आसपास के इलाकों में बर्फ की परत जम गई है। वहीं रावण जिले के बटौल सहित ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड में है, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पवित्र नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में वसंत पंचमी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया और मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी वसंत पंचमी पर संगम में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहां देखने को मिली है। सुबह से ही श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो और इसके साथ ही बता दें कि श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा ना पहुंचे, इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। वसंत पंचमी के अवसर पर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर धार्मिक उल्लास और भक्ति में माहौल देखने को मिला है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से और मध्य प्रदेश से। और इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वसंत पंचमी के अवसर पर किस तरह से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। यहाँ श्रद्धालु बता दें कि पवित्र स्नान और डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही श्रद्धालु में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है और लगातार बता दें कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वसंत पंचमी के अवसर पर बता दें कि तीर्थ स्थलों पर आस्था देखने को मिल रही है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो सभी बता दें कि पवित्र और इसके साथ ही लाभ अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो। उत्तर प्रदेश से बता दें कि प्रयागराज के संगम से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार से और मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर से। और अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां चिंतन शिविर आयोजन डायलॉग ऑन विजन 2047 शुरू है और युवाओं के लिए यहां विचार साझा किए जा रहे हैं। भविष्य की योजना पर चर्चा हो रही है। सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। और देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही डायलॉग ऑन विजन 2047 की शुरुआत यहां युवाओं के साझा और इसके साथ ही सीएम धामी ने यहां पे शिरकत की है और इसके साथ ही यहां सीएम धामी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया है और यहां बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि देहरादून से ही खबर हम आपको बता रहे हैं जहां चिंतन शिविर आयोजित और इसके साथ ही डायलॉग ऑन विजन 2047 की शुरुआत युवाओं ने यहां अपने विचार साझा और भविष्य की योजना पर चर्चा और सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है जहां सीएम धामी को सम्मानित और इसके साथ ही उनका भव्य स्वागत किया गया है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर एवं विजन 2047 के डायलॉग कार्यक्रम में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करता हूं नियोजन विभाग की तरफ से। उसके अलावा यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों को और हमारे अनुरोध पर बाहर से आए हुए सभी एक्सपर्ट्स को मैं स्वागत करता हूं। चिंतन शिविर हम लोगों ने पूर्व में प्रस्तावित था, वो किसी अन्य टॉपिक में था, तो इन द मीनवाइल चूँकि 2047 के विजन डॉक्यूमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक राज्य सरकार को है। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके बेसिस पर प्रत्येक राज्य सरकार को अपने डॉक्यूमेंट तैयार करनी है और इसमें 6 सब ग्रुप्स बनाए गए थे और काफ़ी होमवर्क और एक्सरसाइज हो चुका है विभिन्न सब ग्रुप्स के माध्यम से और इसके अलावा CPPGG और सेतु आयोग के माध्यम से। तो एक कंसोलिडेटेड वर्कशॉप की आवश्यकता महसूस की गई थी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था इसके लिए एक स्टेट लेवल वर्कशॉप के लिए तिथि देने के लिए। अकॉर्डिंगली आज ये स्टेट लेवल वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद 2 डिविजनल लेवल वर्कशॉप्स भी हम लोग करेंगे। इसको हम श्रीनगर और नैनीताल में प्रस्तावित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से फ्रेश डेट्स उसके लिए ले लिए जाएंगे, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भी इनवाइट करेंगे। आज भी सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इसके जो इनॉग्रल सेशन के पश्चात
विभिन्न सेक्टोरल सेशंस हैं, जो 6 सब सेक्टर्स हमने बनाए हैं, उसके सेक्टोरल सेशंस हैं। उसमें हमारे अधिकारियों के साथ साथ बाहर से आए हुए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको चेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव इसको बनाने की प्रयास सभी लोग करें, ये मेरा अनुरोध है, सो दैट हमारी जो फाइनल विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप निकल के आ जाएगा, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छा हो। ये काम नहीं कर रहा है अभी। सर, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका विकसित उत्तराखंड 2047 के बारे में हम लोग डिस्कशन करें और इसमें सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लेंसेस के माध्यम से इसको देखें और स्ट्रैटेजिक इनपुट्स आइडेंटिफाई करें जो हमारी विजन को गाइड करेगा। और इसकी आउटकम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड 2047। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV नेशनल।